महाराष्ट्र डायरीज में आज हम बात करेंगे सस्पेंडेड आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर की फैमिली की, जो एक बार फिर से विवादों में आ चुकी है। और इस बार विवादों में आने का कारण बना हुआ है एक अपहरण। किस तरह से इस अपहरण में पूजा खेड़कर की मां और उसकी फैमिली पर आरोप लगे हैं। इसके अलावा बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के एशिया कप में हुए मैच की। इस मैच को लेकर किस तरह से संजय राउत ने मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया है और कहा है कि इस मैच को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 1000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। साथ ही साथ बात करेंगे नासिक में हुए किसान आंदोलन की और इसमें किस तरह से शरद पवार की पार्टी ने मोदी सरकार और राज्य की देवेंद्र फडणवीस सरकार पर हमला करने का काम किया है। चलिए विस्तार से इन तीनों खबरों पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सुन कनौजिया। सस्पेंडेड आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर तो आपको याद ही होगी। पिछले साल पूजा खेड़कर पर फर्जी डिग्री और फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर दिव्यांग कोटे से आईएएस ऑफिसर की पोस्ट हासिल करने का आरोप लगा था और उस वक्त उनकी मां मनोरमा खेड़कर का भी एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके अंदर बंदूक की नोक पर वो किसानों की जगह हथियाती हुई नजर आ रही थी। और अब पूजा खेड़कर की मां और उनके परिवार वालों पर काफी गंभीर आरोप लगे हैं और ये आरोप है अपहरण के। आपको बता दें कि शनिवार को मुंबई और नवी मुंबई के बीच आने वाले एरोली ब्रिज पर एक एक्सीडेंट हुआ था। एक ट्रक ने एक एसयूवी कार को ठोक दिया था और उसके बाद एसयूवी में बैठे लोग और ट्रक ड्राइवर और हेल्पर के बीच विवाद हो गया था। और उसके बाद जो लोग एसयूवी में बैठे हुए थे उन लोगों ने ट्रक के हेल्पर को अपनी कार में बैठाया और ट्रक ड्राइवर को यह कहा कि आप हमारे पीछे पीछे एरोली पुलिस स्टेशन तक आओ। और उसके अनुसार ट्रक ड्राइवर जो है वो इनके पीछे जा रहा था, लेकिन एक लोकेशन पर आने के बाद ये जो एसयूवी कार थी ये काफ़ी तेज़ी से आगे निकल गई और उसके बाद ट्रक ड्राइवर जो है वो इस एसयूवी कार को ढूंढता रह गया। और साथ ही साथ जो हेल्पर था जिसका नाम प्रहलाद कुमार बताया जा रहा है, उसको कई बार उस ट्रक ड्राइवर ने फ़ोन किया, लेकिन जब उसने फ़ोन नहीं उठाया तो इसके बाद ट्रक ड्राइवर ने ट्रक के मालिक को जानकारी दी और उसके बाद दोनों ने एरोली पुलिस स्टेशन में ये मामला दर्ज किया। और उसके बाद पुलिस ने जब इस पूरे मामले की तहकीकात शुरू की तो एसयूवी के कार के नंबर के हिसाब से पता लगाया गया तो एक एड्रेस पुणे का मिला। और जब पुलिस वहां पहुंची तो पता चला कि ये जो कार है ये पूजा खेड़कर के पिता के नाम पर रजिस्टर्ड है और ये जो कार पर एड्रेस है ये पूजा खेड़कर के घर का है। लेकिन विवाद यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ। विवाद उस वक्त और बढ़ गया जब नवी मुंबई पुलिस की एक टीम उस बंगलों पर पहुंची जहां पर ये शख्स जो है, ये जो हेल्पर था वो बंधक बनाकर रखा हुआ था, तो वहां पर घुसने से ही उन्हें इनकार कर दिया गया। यानी कि जब पुलिस उस बंगले में घुसना चाहती थी तो पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर ने इन लोगों को कथित तौर पर धमकी दी और इन लोगों को बंगले के अंदर घुसने भी नहीं दिया। साथ ही साथ ये भी उस आरोप लग रहे हैं कि मनोरमा खेड़कर ने पुलिस के ऊपर अपने पालतू कुत्ते छोड़ने का भी जो है उस तरह की धमकी दी। इसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाई और सख्ती दिखाने के बाद उस हेल्पर को पूजा खेड़कर के इस घर से कथित तौर पर जो है वहां से रेस्क्यू करवाया। ये हादसा शनिवार को हुआ था, लेकिन जो रेस्क्यू किया गया हेल्पर को वो रविवार को लगभग 12 बजे के आसपास किया गया। यानी कि लगभग एक रात तक इस हेल्पर को इन लोगों ने अपने घर में बंधक बनाकर रखा हुआ था। अब जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है उसके बाद विवाद और भी गहराया गया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में जहां एक तरफ नवी मुंबई ने किडनैपिंग का मामला दर्ज किया है तो वहीं दूसरी तरफ जो पुणे का सप्तशृंगी जो पुलिस स्टेशन है उसने पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर के ऊपर सरकारी काम में दखल अंदाजी करने का मामला दर्ज किया है। आप सुनिए क्या कहना है इस पूरे मामले पर पुलिस का। कल नवी मुंबई पुलिस यहाँ तपास करने के लिए आए थे, उनको हमने मदद भी दी थी और वो सब पता
मनोरमा खेड़कर के बंगले के पास गए थे, जहाँ वो उसका विक्टिम का वो लोकेशन था, वहाँ गए थे। वहाँ मनोरमा खेड़कर और उनके साथी है, उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया। गेट गेट बंद किया था, वो भी उन्होंने नहीं निकाला। और जो गाड़ी थी इसमें, वो भी ये करने के लिए उन्होंने कोई कोऑपरेट नहीं किया। उसके वजह से नई मुंबई पता के जो ऑफिसर थे, उन्होंने चतुश्रृंगी पुलिस स्टेशन में आकर उन्होंने कंप्लेंट दिया था। उनके कंप्लेंट के जरिए हमने गुना दाखिल किया है। इसमें मनोरमा खेड़कर और उनके साथी के ऊपर गुना दाखिल हुआ है। मनोरमा खेड़कर की जांच आपने घर पे जाकर ली है या अभी हमने एक पथक तय ये किया है, वो पथक और हम अभी मनोरमा खेड़कर का जो बंगला है वहाँ पर जाकर उसकी जांच और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर कौन से सेक्शंस में है? अभी इसमें BNS 221 है, 238 है और 263 लगाया। तो आपने सुना पुलिस को किस तरह से पुलिस ने पूजा खेड़कर की मां के खिलाफ मामला दर्ज किया, लेकिन सवाल कई सारे हैं। सवाल यह है कि आखिर पूजा खेड़कर की जो फैमिली है ये किस तरह की फैमिली है। पहले तो फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर, फर्जी इनकम सर्टिफिकेट के आधार पर, फर्जी नाम और एड्रेस के आधार पर पूजा खेड़कर ने दिव्यांग कोटे से IAS ऑफिसर की डिग्री हासिल की। उसके बाद जब प्रोबेशन पर पुणे में पोस्टिंग की गई थी तो वहां पर ऐसी चीजों की मांग की गई जो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स को नहीं दी जाती है। और उसके बाद लगातार पूजा खेड़कर जो है वो धमकी देने का काम कर रही थी उनके सीनियर ऑफिसर को। लेकिन जब कार्रवाई हुई, इतना बवाल कटा, इतने सवाल उठे, फिर भी ऐसा लगता है कि पूजा खेड़कर की फैमिली को किसी चीज का डर नहीं है। पूजा खेड़कर की मां के ऊपर आरोप लगा था, उनका वीडियो वायरल हुआ था कि कैसे मुल्शी इलाके में अपने बाउंसर्स और गन दिखाते हुए किसानों को जगह खाली करने की बात वो कह रही थी। उनके ऊपर मामला दर्ज हुआ, पुलिस स्टेशन में बुलाया गया, अरेस्ट किया गया, जेल में रखा गया और फिर बेल पर बाहर आई। फिर भी एक तरह से उनकी जो दबंगई है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक्सीडेंट का मामला था शनिवार का, पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था, लेकिन जो लोग कार में बैठे हुए थे वो लोग SUV लेकर पुलिस स्टेशन नहीं गए, SUV लेकर पूजा खेड़कर के घर पे चले गए। यानी कि कानून का डर नहीं है, पुलिस का डर नहीं है, जुडिशरी का डर नहीं है, और जिन नेताओं और मंत्रियों को हम चुनकर भेजते हैं वो ऐसा लग रहा है कि इस फैमिली पर कुछ एक्शन लेने का काम ही नहीं कर रही है। तो ऐसा लगता है कि सिस्टम जो है वो पूजा खेड़कर की फैमिली के सामने पूरी तरह से झुक गया है। एक फैमिली जो इतने कानून तोड़ती है उसके ऊपर कोई कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। बेल पर बड़ी ही आसानी से ये परिवार निकल आता है। अब इस पूरे मामले में एक और चीज नया हमें सुनने को मिल रहा है। दरअसल कहा जा रहा है कि जब ट्रक ने SUV को टक्कर मारी तो उस वक्त कार में 2 लोग थे या 3 लोग थे, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि एक आदमी तो ड्राइवर होगा, अगर 2 लोग कार में थे तो एक आदमी के दम पर जो हेल्पर था उसे किडनैप करके नहीं लेकर जाया जा सकता है। तो हो सकता है कि 2 लोग या 3 लोग उस कार में हुए रहेंगे। और अब ये भी जानकारी सामने आ रही है कि पूजा खेड़कर के जो पिता है दिलीप खेड़कर वो फरार है। वो कहाँ पर है पता नहीं, और कहा जा रहा है कि उस कार में उस वक्त कथित तौर पर पूजा खेड़कर के पिता दिलीप खेड़कर भी थे, और अब उनके ऊपर किडनैपिंग का मामला दर्ज होने वाला है तो वो फरार हैं। तो ये अब देखना जरूरी है कि आगे इस पूरे मामले पर क्या होता है। अब बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के मैच की। आपको बता दें कि रविवार को भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ और इस मैच में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। लेकिन इस मैच के होने से लेकर, इसका शेड्यूल आने से लेकर और मैच खत्म होने के बाद भी इस पर राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पहले विपक्षी दलों ने और बड़े पैमाने पर लोगों ने कहा कि पाकिस्तान के साथ हमने मैच नहीं खेलना चाहिए, लेकिन भारत ने इंटरनेशनल बंदिशों की वजह से यह मैच खेला। लेकिन अब इस पूरे मामले में नया आरोप लगाया गया है संजय राउत की तरफ से। संजय राउत का कहना है कि मैच फिक्स थी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 1000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आप सुनिए किस तरह से आरोप लगाए हैं संजय राउत ने। मैच हुआ, ये सरकार की निर्लज्जता है। अगर मैच हुआ है, चाहे दुबई में हो, चाहे अबू धाबी में हो, चाहे ट्रम्प के मैदान में हो, अगर भारत पाकिस्तान मैच खेला है तो हमारे फौज का, हमारे शहीदों का, और जिसने सिंदूर जिस महिलाओं का उजाड़ा है वो सभी महिलाओं का अपमान है।
उससे मैच खेलने से क्या सिंदूर वापस आएगा? क्या होगा मुझे बताइए। कल की जो मैच हो गई भारत पाक, उससे 1000 करोड़ रुपया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिला है। आपको मालूम है 1.5 लाख करोड़ का कल गैम्बलिंग हुआ है इस मैच पर। पूरी मैच फिक्स थी। ये सटोडिया थे, जो गैम्बलर्स थे, वो पूरी मैच फिक्स थी। 1.5 लाख करोड़ का कर गैम्बलिंग हो, उसमें से 50,000 करोड़ पाकिस्तान में गया। आप लोगों ने जो ऑपरेशन सिंदूर से पहले IMF इंडियन मॉनेटरी फंडिंग का जो एक संस्था है, वर्ल्ड बैंक है, आपने कहा था कि पाकिस्तान को किसी प्रकार से लोन मत देना। एशियन डेवलपमेंट बैंक को आपने कहा कि पाकिस्तान को लोन मत देना। क्यों? ये पैसा पाकिस्तान टेररिज्म में इन्वेस्ट करी, फंडिंग करी। तो कल जो पैसा मिला है भारत के माध्यम से, कल तो मोदी जी ने पैसा दिया उनको, अमित शाह के बेटे ने पैसा दिया पाकिस्तान को, गृहमंत्री ने पैसा दिया पाकिस्तान को। वो पैसा कहाँ जाएगा फिर? वो पैसा भी टेररिज्म में आएगा ना। तो ये निर्लज्जता है। जिस तरह से कल पाकिस्तान के साथ मैच को खिलाया गया, खेलने को सुनील गावस्कर का मैं अभिनंदन करता हूँ। कल गावस्कर जी ने कहा है कि भारत का जो भारतीय क्रिकेट टीम है, अगर उसे कहा जाता है कि आप मत खेलो तो हम नहीं खेलते, लेकिन ये भारत सरकार ने परमिशन दिया स्पेशल खेलने के लिए। ये भारत सरकार की इच्छा थी कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेले। पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को 1000 करोड़ मिले और 1.5 लाख करोड़ का जो गैम्बलिंग हो गया है, उससे जो 50,000 करोड़ मिलने वाला है वो भी मिले, और पाकिस्तान का टेररिज्म मजबूत हो और हिंदुस्तान में हमला करे। हमला करने के बाद हम उसका पॉलिटिकल फ़ायदा उठाकर चुनाव में जाएंगे। ये उनकी रणनीति है। थैंक यू वेरी मच। तो आरोपों का सिलसिला इस पूरे मामले पर लेकर चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, लेकिन जब मैच की बात आई तो मैच खेले गए तो BCCI पर, ICC पर और जो प्रधानमंत्री इन पर लगातार आरोपों के दौर चल रहे हैं, यानी कि विपक्ष जो है वो आरोप लगा रहा है। अब बात करते हैं नासिक में हुए किसान आंदोलन की। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में किसानों की हालत काफ़ी ख़राब है और जिस तरह से बारिश जो हो रही है उसकी वजह से किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। और इसी को देखते हुए शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने आज नासिक में विरोध प्रदर्शन किया और इसमें खुद शरद पवार शामिल हुए और NCP के बड़े नेता भी शामिल हुए और जिस तरह से किसानों को नुकसान हुआ है उनकी भरपाई देने की मांग भी की गई है। किस तरह से इस पूरे मामले पर NCP SP नेता रोहित पवार ने सरकार पर निशाना साधा है, आप खुद ही सुनिए। हर वक्त अगर आप देखो, जब भी महाराष्ट्र के लोग प्रॉब्लम में आते हैं, अड़चन में आते हैं, तब पवार साहब ही उनको सपोर्ट करने के लिए, उनके लिए लड़ने के लिए आगे आते हैं। आज अगर आप देखो किसानों की परिस्थिति बहुत डिफिकल्ट है, बहुत अड़चनी है और पवार साहब खुद यहाँ पे रास्ते पे उतर के इस आंदोलन में, इस आक्रोश मोर्चा में सहभाग ले रहे हैं। किसानों की बहुत सारी मांगनियां हैं, जिसमें कर्ज माफी है, जहाँ पे इलेक्शन के वक्त इस सरकार ने वहाँ पे बोला था, आश्वासन दिया था कि हम कर्ज माफी करेंगे, लाड़की बहना उनको 2100 रुपए करेंगे, भावांतर योजना लाएंगे, इंश्योरेंस में कुछ अच्छे बदल लाएंगे, लेकिन वैसे कुछ हुआ नहीं। रोजगार के बारे में यहाँ पे बहुत खराब परिस्थिति है महाराष्ट्र में। तो ये सब विषय लेके हम पवार साहब के मार्गदर्शन में आज नासिक में यहाँ पे आक्रोश मोर्चा निकाला। लेकिन ये जो मोर्चा है, जो भी 50-60 हजार लोगों का होगा, अगले टाइम जहाँ पे भी मोर्चा होगा इसका डबल होगा। अभी लोग खुद के विषय के लिए, खुद की मांगनी के लिए अभी रास्ता पे उतरना चालू कर दिए। शुरुआत नासिक से हो रही है। कौन प्रवक्ता को बोलो तो क्या सो रहा था क्या जब इलेक्शन की बात हो रही थी? जब विधानसभा का इलेक्शन हुआ था, तेरे नेता ने तो बोला था ना कि हम ये देंगे, कर्ज माफी देंगे। अभी साल हो गया, तो क्या सो रहे हैं क्या? अभी ये टीवी पे बात करना बंद करो, रास्ते पे आ जाओ। अभी जो नुकसान हुआ है किसानों का, जहाँ पे अगर आप देखो बारिश हो रहा है वहाँ पे नुकसान, कौन मंत्री वहाँ पे आया है? आप AC में बैठे बैठे बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो। इलेक्शन के वक्त इन सबको आपने शब्द दिया था, जो शब्द आपने पूरा नहीं किया, अभी आपको पूरा करना ही पड़ेगा। ऐसे हम सबकी मांग रहे हैं। किसानों की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में किसानों के हालात काफी खराब है। हर दिन 8 किसान जो है वो महाराष्ट्र में आत्महत्या करते हैं। तो ऐसे में किसानों का मुद्दा एक बार फिर से महाराष्ट्र में गूंजता हुआ नजर आ रहा है। देखते हैं आगे इस पूरे मामले पर क्या होता है। तो ये थी महाराष्ट्र डायरीज की आज की खबरें। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।